वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आरजीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, कल ही एक आरजीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें लाइव फोटो के संबंध में निर्देश दिए गए कि आप जब भी हॉस्पिटल में जाएं, चाहे आईपीडी के लिए, ओपीडी के लिए, तो आपको अपना आईडी प्रूफ है, ओरिजिनल है, वो साथ में रखना पड़ेगा और आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा। क्या सिस्टम रहेगा और इसके संबंध में जो निर्देश जारी किए गए मैं आपको बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर से क्लियर जानकारी दूँ। और क्योंकि जो आदेश कल जारी हुआ है, यहाँ आप आरजीएसएस की साइट पे देखेंगे तो गाइडलाइंस फॉर आरजीएसएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, अब ये निर्देश जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल उनके लिए भी है और जो कर्मचारी है जो या एक तरह से पेशेंट के रूप में वहाँ एडमिट या अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनके लिए भी है। क्या क्या निर्देश है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। ये आप देखेंगे तो जो आदेश जारी हुआ है ये गाइडलाइंस फॉर आरजीएसएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के नाम से, और पूरा इंग्लिश में है। कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, अपने स्तर पे प्रयास करूंगा। फिर भी अगर कोई भी त्रुटि रहती है तो आप जो भी ऑफिशियल आदेश है उसको आप माने। मैं कोशिश करूंगा इसका ट्रांसलेट करने का और आपको पूरी डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन व्यू ऑफ अपग्रेड द आरजीएसएस पोर्टल एंड फॉर द सीमलेस फंक्शंस ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स फॉर बेनिफिशरी एंड इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, यानी जो आरजीएसएस पोर्टल पे जो भी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो फीचर है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी BIS। BIS का मतलब लाभार्थी पहचान प्रक्रिया या लाभार्थी पहचान सिस्टम क्या होगा, यानी लाभार्थी की पहचान किस तरीके से की जाएगी, यानी पेशेंट की। और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उनका ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी है किस तरीके से होगा आरजीएसएस पोर्टल पे। ऑल द इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में काइंडली नोट द फॉलोइंग गिवन अंडर मॉड्यूल, यानी सभी जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उनको इस नियम का पालन करना पड़ेगा या ये इनके ऊपर लागू होंगे। पहला जो है ऑप्शन है इसमें है कि बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS। इसमें क्या होगा, आरजीएसएस एप्लीकेशन विल रिक्वायर्ड लाइव फोटोग्राफ ऑफ बेनिफिशरी इन केस ऑफ आईपीडी, डे केयर और ओपीडी, यानी जो भी एप्लीकेंट होगा उसको लाइव फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी जब वो आईपीडी ग्रुप में, डे केयर या ओपीडी के रूप में किसी भी तरीके से वो हॉस्पिटल में अपने जाना चाह रहा है उसके लिए। तो इसके अलावा दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ जैसे जो भी पहला सिस्टम होगा BIS, इसमें द लाइव फोटोग्राफ विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इन द केस ऑफ OPD TID, यानी जब OPD के लिए आप TID जनरेट करेंगे, यानी जो ट्रांजैक्शन ID जनरेट करेंगे, जब आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर के अपनी दवाइयाँ लेने के लिए जब TID जनरेट करते हैं तो उस समय जो भी OPD की पर्ची होगी उसमें आपका जो लाइव फोटोग्राफ है वो रिफ्लेक्ट होगा, यानी वो शो होगा। तो कहने का मतलब जब भी आप रसीद वगैरह कटवाएंगे उसमें आपका लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा। तो आप पेशेंट्स को खुद को हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, पहली बात ये होगी। इसके बाद न्यू BIS सिस्टम कैन नॉट जनरेट अंडर द OPD, जो नया BIS सिस्टम है यानी बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वो कब तक काम नहीं करेगा या कब काम नहीं करेगा OPD में, इफ़ द पेशेंट इज हैविंग एन एक्टिव एडमिशन, यानी पेशेंट का खुद का उसका पहले से ही आईपीडी या डे केयर में या किसी अन्य अदर सेम फैसिलिटी में उसका पहले से ही अगर वो एडमिशन है, यानी पहले से ही वो कहीं एडमिट है या उसका नाम कहीं है, तो वो उसकी BIS जनरेट नहीं होगी। और आईपीडी TID कैन नॉट बी जनरेटेड, और OPD की जो TID है वो जनरेट नहीं होगी। कब नहीं होगी, इफ़ द OPD वॉलेट इज बिलो 135 रुपये इन प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कभी अपनी OPD के लिए अपनी जो भी पर्ची वगैरह कटवाएंगे उस समय जो BIS है वो जनरेट नहीं होगी या TID जनरेट नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी, जब आपके जो बैलेंस है वॉलेट का, जो भी OPD का वॉलेट है उसमें आपके कम से कम 135 रुपये होंगे, तभी आपको ये सुविधा मिलेगी या ये ID जनरेट होगी। इसके अलावा न्यू BIS कैन नॉट बी जनरेटेड अंडर द IPD, यानी IPD के दौरान डे केयर में कब आपकी BIS जनरेट नहीं होगी, या तो प्री ऑथराइज्ड अप्रूव्ड, अगर पहले से ही आपका प्री ऑथराइज अप्रूव हो चुका है और एडमिशन नॉट डन एट एनी अदर सेम फैसिलिटी, या तो आपका प्री ऑथराइज अप्रूव हो चुका है और आपने एडमिशन नहीं लिया यानी भर्ती नहीं हुए, यानी कुल मिलाकर के अगर पेंडिंग मामला है तो आपका जो नया BIS है वो जनरेट नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा है कि इफ़ द पेशेंट इज हैविंग एक्टिव एडमिशन इन एनी अदर फैसिलिटी, पेशेंट ने पहले से ही कहीं उसका एक्टिव एडमिशन है, नहीं वहाँ से वो किसी भी अन्य जो भी फैकल्टी हॉस्पिटल वगैरह कहीं से भी उसने डिस्चार्ज नहीं लिया है या वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तब भी उसका है वो BIS है वो जनरेट नहीं होगा। यानी सीधी सी बात है कि एडमिशन डन, यानी उसका एडमिशन तो हो गया पर डिस्चार्ज नॉट डन बाय द अदर ESM, यानी उससे किसी भी हॉस्पिटल या किसी अन्य जो फैसिलिटी है उसमें एडमिशन तो ले लिया
लेकिन उस जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक नया BIS है वो जनरेट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के एक साथ में दो जगह आप ना तो एडमिट हो सकते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन कहीं भी एडमिट हुए हैं तो आपको पहले वहाँ से डिस्चार्ज लेना होगा, तभी आप ये दूसरे में आपका एडमिशन होगा, यानी BIS जनरेट होगा। इसके अलावा इन केस ऑफ OPD के मामले में द BIS ट्रांजेक्शन ID विल बी ऑटो डिलीटेड फ्रॉम RGSS सिस्टम। आपकी जो BIS ID बनेगी वो ऑटो डिलीट हो जाएगी। कब होगी? इफ़ द ड्राफ्ट OPD डिटेल्स आर नॉट सेव्ड विद इन 72 आवर्स। TID आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद में 72 घंटे तक आप अगर एडमिशन वगैरह नहीं लेते हैं हॉस्पिटल में, या अगर उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो आपकी जो भी TID है वो जनरेट की हुई है वो 72 घंटे के अंदर वापस डिलीट हो जाएगी। ये सारा टाइम मैनुअल सिस्टम ऑटो सिस्टम होगा। और इन केस ऑफ IPD या डे केयर, यानी अब जो इंडोर पेशेंट ग्रुप में है या डे केयर में है, द BIS ट्रांजेक्शन ID विल बी ऑटो डिलीटेड। उस समय BIS ID ऑटो डिलीट कब होगी? इफ़ द प्री ऑथराइज रिक्वेस्ट इज नॉट रेज्ड बाय द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल ने जो रिक्वेस्ट आपने जनरेट किया था, वो हॉस्पिटल ने अगर उसको सबमिट नहीं किया है, यानी 72 घंटे के अंदर TID जनरेट करने के बाद में अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो भी आपकी जो ID है वो, या BIS ट्रांजेक्शन ID है वो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा OPD TID शुड नॉट बी जनरेटेड बाय द एम्पेनल्ड हॉस्पिटल फॉर ए ट्रीटिंग डॉक्टर हु इज ऑन ऑफिशियल लीव फॉर द पर्टिकुलर डे। इसका मतलब हुआ कि जो भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है वो किसी ऐसे डॉक्टर के लिए पर्ची जारी नहीं करेगा जो डॉक्टर ऑफिशियल लीव पे हो, यानी अवकाश पे हो। यानी मान लो कोई डॉक्टर उस दिन, जिस दिन कोई पेशेंट जा रहा है और वो किसी डॉक्टर के नाम से वो पर्ची कटवा रहे, क्योंकि आपको पता है अभी जो OPD में TID आप जनरेट करते हैं उसमें आपको डॉक्टर का नाम भी लिखना पड़ता है, उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है वो भी लिखना पड़ता है। तो अगर कोई वो डॉक्टर ऑफिशियल लीव पे है, यानी वो डॉक्टर अगर अवकाश पे है, तो उस डॉक्टर की आप नाम की उसकी TID है वो आप जनरेट नहीं कर सकते, OPD की पर्ची जनरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा द लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स इन 30 डेज, यानी 30 दिन में जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन होंगे आपके IPD के होंगे, OPD के होंगे या डे केयर के होंगे, अवेल्ड बाय द सेम पेशेंट, यानी उसी पेशेंट के, अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ फैसिलिटी नेम, TID नंबर, पैकेज कोड, OPD डेट, IPD डेट वगैरह, ये सारा एडमिशन वगैरह, डिस्चार्ज डेट कैन बी व्यूड बाय द हॉस्पिटल। यानी जिस हॉस्पिटल में आप इलाज के लिए जा रहे हैं वो आपके 30 दिन की हिस्ट्री है, वो देख सकता है कि आप किस तारीख को कहाँ एडमिट हुए थे, कहाँ डिस्चार्ज हुए, और कौन कौन सी TID नंबर है, पैकेज के कोड क्या है, OPD डेट क्या है, IPD डेट क्या है, ये सारी जानकारी, यानी 5 जो लास्ट के ट्रांजेक्शन है 30 दिन के अंदर अंदर के, वो हॉस्पिटल है वो देख सकता है। अब दूसरा है प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। अब थोड़ा सा अगर हिंदी में आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में आपको पहले बता दूं कि क्या है। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लाभार्थी की जो पहचान है, तो लाभार्थी की पहचान के लिए लाइव तस्वीर की आवश्यकता होगी, और लाइव तस्वीर है वो OPD TID के मामले में पर्ची में दिखाई देगी, मैंने पहले बता दिया। दूसरा, यदि किसी मरीज या अन्य सामान्य सुविधा में पहले से सक्रिय है, यानी OPD केयर ले रहा है, तो OPD के तहत नया BIS उत्पन्न नहीं किया जा सकता जब तक कि वो वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो जाता। और यदि निजी अस्पताल के मामले में OPD वॉलेट बैलेंस 135 रुपये से कम है तो OPD TID जनरेट नहीं हो सकती। दूसरा, अगर BIS कब उत्पन्न नहीं होगा या BIS कब क्रिएट नहीं किया जा सकता, या तो उसका पहले से जो ऑथराइजेशन स्वीकृत किया हुआ है या किन्हीं ऐसी अन्य सुविधा में उसका प्रवेश नहीं हुआ है, यानी प्री ऑथराइजेशन स्वीकृत हुआ है लेकिन उसका प्रवेश नहीं हुआ, नहीं वो एडमिट नहीं हुआ है, तो भी नहीं BIS जनरेट नहीं होगी, क्योंकि वो पेंडिंग बताएगी। और यदि किसी मरीज किसी अन्य सक्रिय सुविधा जिसका पहले से एडमिशन हो गया, यानी वहाँ उसने प्रवेश ले लिया, हॉस्पिटल में ले लिया, किसी भी जो भी उसमें फैकल्टी में, और अन्य सुविधा द्वारा उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, सीधी सी बात है कि एक बार आप किसी भी जगह एडमिट होते हैं तो आपको वापस उसी तरीके से आपको डिस्चार्ज लेना भी होगा, तभी आपकी नई ID है वो जनरेट होगी, आपका नया एडमिशन होगा। और OPD द्वारा ऐसे ड्राफ्ट जो भी है वो 72 घंटे के अंदर है सेज नहीं जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली RGSS प्रणाली से हट दिए जाएंगे, नहीं डिलीट हो जाएंगे। तो ये तो मैंने पूरा बता दिया। दूसरा जो था प्री ऑथराइजेशन अनुरोध, कि यदि मरीज का प्रवेश प्री ऑथराइजेशन अनुमोदन तिथि और समय के 72 घंटे के अंदर अंदर RGSS पोर्टल पर नहीं किया जाता है, तो TID स्वचालित रूप से RGSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा। यानी जब तक अनुमोदन के और उसके अगर गैप ज़्यादा रहता है 72 घंटे से, तो आपका वापस से वो आपको नए सिरे से TID जनरेट करनी पड़ेगी। और यदि मरीज के पास है तो नया प्री ऑथराइजेशन कब उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कि जब पहले से ही लंबित है, प्री ऑथराइजेशन अगर लंबित है तो नया नहीं कर सकते, और प्री ऑथराइजेशन स्वीकृत है लेकिन और किसी अन्य समान सुविधा में प्रवेश नहीं हुआ है, तो भी आपको नया जो प्री ऑथराइजेशन संपन्न नहीं होगा। और प्रवेश हो गया लेकिन छुट्टी नहीं दी गई, यानी प्रवेश हो गया लेकिन जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होंगे तब तक नया है वो प्री ऑथराइजेशन नहीं होगा। अब है मरीज का प्रवेश, यहाँ आप यहाँ देखेंगे
तो ये तो दोनों हो गए। अब तीसरा है पेशेंट एडमिशन। तो पेशेंट का जब एडमिशन होगा इम्पेरियल हॉस्पिटल में, तब क्या होगा कि एक लाइव फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड, यानी जो पेशेंट है उसका लाइव फोटोग्राफ है वो कैप्चर होगा एट द पेशेंट एडमिशन, यानी पेशेंट के एडमिशन के समय, विच विल बी ऑटोमेटिकली हैव ए स्टाम्प फॉर टीआईडी, यानी वो टीआईडी के लिए जो भी पर्ची होगी उसमें वो शो होगा स्टाम्प के रूप में, और उसमें कैप्चर डेट आएगी, टाइम आएगा। और दिस विल आल्सो शोन एट टीपी और सीयू एट द टाइम ऑफ क्लेम प्रोसेसिंग। जब आप उसका क्लेम करेंगे मान लो, तब भी आपके वो जो भी आपका लाइव फोटो वगैरह है वो शो होगा। और सिस्टम विल ऑटो प्री ऑथराइज रिक्वेस्ट डेट एंड टाइम एज वेल एज प्री ऑथराइज अप्रूव डेट्स एंड टाइम, यानी सिस्टम है वो प्री ऑथराइज की जो रिक्वेस्ट की टाइम है और डेट है वो सारी शो करेगा। और पेशेंट एडमिशन डेट एंड टाइम कैन नॉट बी ओल्डर देन द प्री ऑथराइज अप्रूवल डेट, यानी पहले अप्रूवल होगा उसके बाद एडमिशन होगा। तो एडमिशन की डेट है वो ऑथराइजेशन या अप्रूवल से पहले की नहीं हो सकती, ये सामान्य सी बात है। इसके अलावा द पेशेंट एडमिशन टाइम कैन नॉट बी मोर देन करंट टाइम, यानी जो पेशेंट के एडमिशन का टाइम है वो वर्तमान समय से पहले का नहीं हो सकता, यानी पहले आपका प्री ऑथराइजेशन होगा उसके बाद एडमिशन होगा। यहाँ दूसरा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ भी जैसे एक तो मरीज के प्रवेश की तिथि समय प्री ऑथराइजेशन अनुमोदन तिथि समय से पुरानी नहीं हो सकता, यानी पहले प्री ऑथराइजेशन होगा उसके बाद ही मरीज का प्रवेश होगा, और मरीज के दाखिले का समय वर्तमान समय से अधिक नहीं हो सकता, यानी वर्तमान जो भी समय उससे अधिक नहीं हो सकता। और इसके अलावा आईपीडी या डे केयर में मरीज का दाखिला हो चुका है लेकिन उसे अन्य किसी सामान्य या सुविधा में डिस्चार्ज नहीं किया गया है, तो नया दाखिला नहीं दिया जा सकता। यानी सीधी सी बात है कि जब आप या कोई भी पेशेंट एडमिट होगा तो वापस उसको सिस्टमेटिकली डिस्चार्ज होना जरूरी है, तभी उसको कोई नया बीआईडी वगैरह जनरेट होगा। अगला है मरीज की छुट्टी। यहाँ आप देखेंगे तो जो अगला पॉइंट है, पॉइंट डी है पेशेंट डिस्चार्ज। फॉर द पेशेंट डिस्चार्ज फॉलोइंग एग्जिस्टिंग पेज विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एज मेंशन बिलो, यानी जो भी डिस्चार्ज होगा उस समय क्या क्या चीज़ होगी, तो जो भी डिस्चार्ज का भाग होगा उसके 2 भागों में विभाजित किया जाएगा मौजूदा पेज को। इसमें पहला होगा लाइव मरीज फोटो कैप्चरिंग, यानी डिस्चार्ज के समय मरीज का वापस लाइव फोटोग्राफ होगा जिसमें डिस्चार्ज की तारीख, लाइव समय, फोटोग्राफ डेटा के साथ सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से भरा जाएगा। और डिस्चार्ज का प्रकार, जैसे मरीज की शारीरिक छुट्टी के तुरंत बाद दौरान तुरंत किया जाना चाहिए। अब यहाँ शारीरिक छुट्टी का मतलब जैसे यहाँ देखेंगे कि लाइव फोटोग्राफ कैप्चरिंग जिसमें डिस्चार्ज की डेट टाइम विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड बाय द सिस्टम बेस्ड ऑन द लाइव फोटोग्राफ, और डिस्चार्ज टाइप और टू बी डन इमीडिएटली ड्यूरिंग द फिजिकल डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, यानी जो पेशेंट का फिजिकल डिस्चार्ज होगा, यानी जब वास्तव में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तो उस समय इसका लाइव फोटोग्राफ वगैरह ये किया जाना जरूरी है। और डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड विद इन 72 आवर्स फ्रॉम डिस्चार्ज डेट एंड टाइम, यानी डिस्चार्ज के जो डॉक्यूमेंट है 75 घंटे के अंदर है वो आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज मस्ट बी मैंडेटरी डन ऑन आरजीएसएस पोर्टल, जो भी इसका डिस्चार्ज होगा वो आरजीएसएस पोर्टल पे करना अनिवार्य होगा ऑन द सेम डेट, यानी जिस दिन वो फिजिकली उसको डिस्चार्ज किया जाता है, यानी भौतिक रूप से शारीरिक रूप से उसको जिस दिन डिस्चार्ज किया जाता है उसी दिन उसको पोर्टल से भी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा लाइव फोटोग्राफ विल बी कैप्चर्ड एट द पेशेंट डिस्चार्ज, यानी जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा तो उसका लाइव फोटोग्राफ है वो कैप्चर किया जाएगा, एंड विच वुड ऑटोमेटिकली हैव स्टाम्प फॉर टीआईडी नंबर, वो टीआईडी नंबर के लिए उसके ऊपर जो भी स्कीम और वगैरह आएगी उसमें वो फोटो भी शो होगा, कैप्चर डेट टाइम वगैरह ये सारा शो होगा। एंड दिस शेल आल्सो बी शोन ऑन टीपी और सीयू एट द टाइम ऑफ क्लेम प्रोसेसिंग, और जब क्लेम का प्रोसेस करेंगे अगर मान लो कोई क्लेम की बात होती है तो उस समय भी ये सारा जो भी आपके डिस्चार्ज का टाइम वगैरह ये सारा शो हो जाएगा ऑन द पेशेंट डिस्चार्ज पेज, और पेशेंट डिस्चार्ज पेज होगा उसके ऊपर सिस्टम विल शो प्री ऑथराइज रिक्वेस्ट, यानी प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट है उसकी डेट टाइम भी शो करेगा और अप्रूवल की भी डेट टाइम शो करेगा, यानी प्री रिक्वेस्ट कब किया गया और उसका अप्रूव कब हुआ। और इसके अलावा इन केस ऑफ सर्जिकल केस, यानी सर्जरी के मामले में द डेट ऑफ डिस्चार्ज शुड नॉट बी मोर देन एडमिशन डेट, यानी डिस्चार्ज की डेट है वो एडमिशन डेट प्लस हाइएस्ट एलओसी यानी लेंथ ऑफ स्टे, यानी जो भी डॉक्टर द्वारा या जो भी चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा है स्टे की उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और पैकेज के अनुसार जो भी डेट होगी उससे ज़्यादा है वो उनको मतलब आप डिस्चार्ज यानी ज़्यादा नहीं रख सकते, उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और एडमिशन डेट यानी एलओएस लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द प्री ऑथराइज पैकेट ऑफ द डेज अप्रूवल फॉर एक्सटेंडेड स्टे, यानी अगर मान लो ज़्यादा दिन के लिए उसको अगर अप्रूव या उसको अगर एडमिट रखना है उसके लिए अलग से अनुमति वगैरह होगी। तो कुल मिला करके इसको मैं आपको वापस इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ जो भी साइन वगैरह उसके सही नहीं दिख रहा है। तो डिस्चार्ज के मामले में तो परिस्थिति प्लस चयनित पैकेज के अनुसार उच्चतम रहने की जो भी अवधि होगी उससे अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा
मेडिकल प्रबंधन के मामलों में प्रवेश तिथि पुलिस प्री ऑथराइजेशन पैकेज के रहने की जो भी अवधि है और विस्तारित प्रवास, अगर मान लो कोई विस्तार अलग से उसको रहने के लिए आवश्यकता है तो उसके अनुसार जो भी स्वीकृत दिनों की संख्या है उसी के अनुसार होनी चाहिए। और डिस्चार्ज की जो भी तिथि, प्रवेश तिथि और समय वर्तमान तिथि और समय के बीच में होना चाहिए। सामान्य डिस्चार्ज प्रकार के मामले में प्रवेश और डिस्चार्ज की तिथि समान नहीं हो सकती। सीधी सी बात है कि अब जो भी फर्जीवाड़ा वगैरह या जो ऐसा कुछ अगर इशू होते थे वो सारे पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि डिस्चार्ज की, प्रवेश की और डिस्चार्ज की तिथि सेम नहीं हो सकती। यानी एक ही तारीख को डिस्चार्ज नहीं हो सकता। अगर वो एडमिट हो रहा है तो उसको डिस्चार्ज में जो भी निर्धारित समय होगा वो होगा, और डिस्चार्ज की तिथि और प्रवेश की तिथि समय और समय में कम या समान नहीं हो सकती। आपातकालीन मामलों में जो भी ये सारे प्रावधान हो गए उनको आपातकाल मामलों में छूट दी जाएगी। अब डिस्चार्ज के संबंध में और क्या था, इसमें लिखा हुआ है द डेट ऑफ डिस्चार्ज शुड बी बिटवीन एडमिशन डेट एंड टाइम एंड करंट डेट, यानी वर्तमान डेट और डिस्चार्ज की डेट है वो जो भी एडमिशन डेट और आज की तारीख के बीच की होनी चाहिए। द एडमिशन एंड डिस्चार्ज डेट कैन नॉट बी सेम इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्चार्ज केस। नॉर्मल जो डिस्चार्ज टाइप है उसमें प्रवेश की तारीख यानी एडमिट की तारीख और डिस्चार्ज की तारीख सेम नहीं हो सकती। डेट एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज कैन नॉट बी लेस देन एडमिशन डेट एंड टाइम, और जो भी डेट और डिस्चार्ज का जो भी डेट और टाइम है वो एडमिशन के टाइम से कम नहीं हो सकता। इसके अलावा जो इमरजेंसी केस के मामले में है वो जो भी रिलैक्सेशन है वो उसमें दी जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है, इट मे बी नोटेड दैट इन नियर फ्यूचर, यानी भविष्य में RGSS एप्लीकेशन विल रिक्वायर्ड आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। RGSS जो एप्लीकेशन है उनके लिए भविष्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन होगा, ताकि कोई भी फर्जी जो भी है वो पेशेंट नहीं जा सके। यानी आधार के आधार पे उनकी बायोमेट्रिक जांच होगी, ऑथेंटिकेशन होगा, और उसी के आधार पे IPD डे केयर या OPD के लिए BIS है वो जनरेट किया जाएगा। सो काइंडली मेक अरेंजमेंट फॉर द नेसेसरी हार्डवेयर फॉर द सेम। तो अस्पताल के लिए ये लिखा गया है कि आपको नेसेसरी हार्डवेयर यानी जो आधार से जैसे अंगूठा लगाने की मशीन वगैरह है, कैप्चर जो मशीन वगैरह है वो भी आप हॉस्पिटल वाले तैयार रखें, क्योंकि आगामी दिनों में जो भी पेशेंट्स का एडमिशन और डिस्चार्ज जो भी होगा वो बायोमेट्रिक तरीके से होगा। तो आप भी अगर एज ए पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो अपना आधार लेके जाएं, क्योंकि आधार नंबर एंटर करने पड़ेंगे और उसके बाद में आप अंगूठा वगैरह लगाएंगे और उसी के आधार पे आपकी पहचान पहले सुनिश्चित होगी, उसी के बाद में आपका ट्रीटमेंट या जो भी IPD OPD है वो होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आल्सो IT फंक्शनलिटीज फॉर क्रिएटिंग BIS, यानी जो BIS क्रिएट के लिए एडमिशन एंड डिस्चार्ज यूजिंग RGSS कनेक्ट मोबाइल ऐप। यानी अभी जो एक RGSS कनेक्ट मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आप TAD जनरेट कर सकते हैं, इम्पेनल हॉस्पिटल लिस्ट वगैरह देख सकते हैं, ये इसके संबंध में RGSS कनेक्ट के संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। तो वो उसमें क्या होगा कि अलॉन्ग विद द फैसिलिटी ऑफ टू कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, यानी जो RGSS मोबाइल ऐप है उसमें भी ये कुछ समय बाद में फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि उसमें भी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। अभी जैसे आज शुरू नहीं हुआ तो जब भी ये शुरू होगा, एंड ऑल एक्टिव हॉस्पिटल यूजर्स विल बी आल्सो इम्पेनल्ड सून, और जो दूसरे एक्टिव हॉस्पिटल है उनकी भी लिस्ट उसमें शो हो जाएगी। तो काइंडली इंश्योर द अबव प्रायर टू क्लेम सबमिशन, यानी जो भी सबमिट क्लेम वगैरह होगा उसके लिए ये सारी जानकारी है या ये सारी है वो। और यहाँ एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि दिस बियर्स द अप्रूवल फ्रॉम कमेंटेंट अथॉरिटी, यानी जो भी ये आदेश जारी हुए वो सक्षम जो भी अथॉरिटी है उसके अनुसार है, उनके अप्रूवल से जारी किए गए। कुल मिलाकर के ये है कि अब आप किसी भी कारण से अगर हॉस्पिटल में आप चाहे OPD के रूप में जाएँ, IPD के रूप में जाएँ, तो अपना आधार और जो भी मूल दस्तावेज है वो लेकर जाएँ, और व्यक्तिगत रूप से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी लाइव फोटोग्राफ है वो कैप्चर होगा, उसी के आधार पे आपकी पर्ची जनरेट होगी, उसी के आधार पे आपको TAD नंबर जनरेट होंगे, और सारा प्रोसेस है। काफ़ी कुछ जो शिकायतें आ रही थी उस शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। तो जहाँ तक मुझे ये समझ में आया मैंने आपको इस विस्तार से बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ गलती रहती है तो आप जो भी इस डिपार्टमेंट के चिकित्सा विभाग के या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।